लेट्स स्टार्ट विद टुडेज थीम्स एनालिसिस। आज का सबसे पहला टॉपिक है ट्रम्प रेजेस यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन इम्पोर्ट्स टू 50%। सो अगेन अनदर pressure on India. If we talk about the context of this, US President Donald Trump signed an executive order imposing additional 25% tariff on India and Indian goods. So this is an addition to 25% tariff already imposed on July 31, 2025, making it a total of 50% tariffs on certain Indian imports. रीज़न क्या बताए गए हैं कि यूएस ने डायरेक्टली इंडिया को अक्यूज़ किया है ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया विच वायलेट्स द सैंक्शंस इम्पोज्ड इन रिलेशन टू द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन कौन से कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है? रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है। सो द टैरिफ वॉज जस्टिफाइड अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 relating to the national emergency declared over Russian actions in Ukraine. So, what is India's response with respect to this? Ministry of External Affairs, they criticized the move and they said it as extremely unfortunate. अब बेसिकली हो क्या रहा है ना कि यूएस के पार्लियामेंट में भी देयर आर voices which are being raised against these tariffs for India, because India is considered one of the best allies of US. You cannot say good best but good allies of US, United States of America. So this stated it is an unfair, unjustified and unreasonable, reiterated India's independent oil policy, defending its imports from Russia. This also emphasized that China and the European Union import more oil from Russia than India, yet face no penalties. अब प्रॉब्लम क्या है ना कि चाइना पे वो कर नहीं सकते, चाइना ने आंख दिखा दी है, यूरोपियन यूनियन से भी वो कर नहीं सकते, तो इसीलिए ही थिंक्स दैट इंडिया इज़ अ वीकर पार्ट, इज़ अ वीकर कंट्री, तो उसी को दबा लेते हैं। अब की डेटा क्या दिखाता है कि चाइना से जो इम्पोर्ट्स आते हैं ऑयल के, ये देखिए वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सेकंड नंबर पे यूरोपियन यूनियन का आता है, दूसरा जो है वो इंडिया का आता है, तीसरा जो है वो इंडिया का आता है। सो इंडिया का कहना ये है कि आपने उन पे तो सैंक्शन नहीं लगाया बट इंडिया पे लगाया। सो गैस इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया में भी एक फिगर आ जाता है जिसमें चाइना का सबसे ज़्यादा है, देन यूरोपियन यूनियन का सबसे ज़्यादा है एंड देन इंडिया का सबसे ज़्यादा है। सो इम्प्लिकेशंस फॉर इंडिया क्या है? दिस में इम्पैक्ट एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ एंड बायलैटरल ट्रेड विद द यूएस। दूसरा जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स, इंडियाज टाइज विद रशिया वर्सेस यूएस. So this reflects rising trade protectionism and use of tariffs as foreign policy tools. Now if we say about the probable questions, तो कैसे आ सकते हैं? सबसे पहला ऐसे आ सकता है that discuss the impact of US sanctions and tariff policies on India's foreign trade and strategic autonomy. अच्छा, इससे आप इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, आई एम लिटरली सॉरी माई थ्रोट इज़ नॉट वेल, इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो कैसे अफेक्ट हो रही है, वो आप उस पर ना पता नहीं करना, आपको बेसिकली नोट्स बनाना है इससे लिंक करके। सो इंडिया, क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन नेशन है और वो किसी भी नेशन के प्रेशर के अंडर में ये काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, ये जो पिक आप देख रहे हो इसमें एक स्पीशीज़ है, किंग ऑफ द हिल, ये पिक्चर है, इसमें जो स्पीशीज़ है अ रेड ईयर्ड स्लाइडर, ये देख लीजिए, आप नाम देख लीजिए क्योंकि ये यूपीएससी में स्पीशीज़ के नाम पे पूछ लिया जाता है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट अ रेड ईयर्ड स्लाइडर इज़ अ टर्टोइज, इज़ अ टर्टल और बर्ड और रेप्टाइल. सो इफ़ यू विल नो, so this will help you.
So red-eared slider, a semi-aquatic turtle. So it is a semi-aquatic turtle basking in the sun at a pond in Jaimal Park in Bengaluru on Wednesday. नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिकोडिंग चाइना, द लेसन्स फॉर अ वल्नरेबल इंडिया। अब इसके मैं बेसिक कंटेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल रिफ्लेक्ट करता है अबाउट द चाइना स्ट्रैटेजी ऑन इकोनॉमिक मैनेवर्स। So its targeted aggression towards India and the lessons India must draw to strengthen its internal and external capabilities. Now if we talk about the key themes and analysis, geo-economic aggression by China. China uses economic tools as strategic weapons, weaponization of trade, technology and manufacturing dominance, blocking exports to India, that is active pharmaceutical ingredients, rare earth materials, etc. Example, targeted measures against Indian sectors to impair मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। अब ये चाइना के जो जियो इकोनॉमिक एग्रेशन है उसकी बात की जा रही है। सो चाइनाज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहला फोकस जो है वो इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस पे है। दूसरा सप्लाई चेन कंट्रोल पे है और तीसरा टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस पे है। सो दिस मेक्स फॉरेन डिपेंडेंसी हार्डर थ्रू। किस तरीके से हार्डर बनती है? थ्रू ड्यूअल सर्कुलेशन पॉलिसी, दूसरा सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी विद इकोनॉमिक नेशनलिज्म। व्हाट आर द चैलेंजेस पोस्ट टू इंडिया? सबसे पहला इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की बात हो रही है कि इंडिया जो है वो रिलाई करता है हेविली ऑन चाइनीज़ इम्पोर्ट्स, components, electronics, APIs, etc. दूसरा, vulnerabilities in strategic sectors exposed during COVID-19 and border conflicts. Then manufacturing weaknesses भी है, इंडिया लैग करता है in scale of production. और किस में लैग करता है? ग्लोबल सप्लाई में लैग करता है। जो तीसरा इनोवेशन लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन में लैग करता है। देन ब्यूरोक्रेटिक एंड स्ट्रक्चरल हर्डल्स, ओवर रेगुलेशन एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी डिटर इन्वेस्टमेंट। दूसरा, लैक ऑफ स्केल, स्टेबल पॉलिसी एंड ग्लोबल ट्रस्ट हिंडर्स द ग्रोथ। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंडिया स्ट्रेंथ एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी, तो इंडिया के पास एक वास्ट लेबर है और टेक टैलेंट भी है, ग्रोइंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग भी है। But there are some structural bottlenecks, weak industrial competitiveness and political hesitations on deep reforms that have stunted the potential growth. So what are the key lessons for India which Shashi Tharoor is telling? सबसे पहला, उसे रिड्यूस करना चाहिए अपना जो इकोनॉमिक ओवर डिपेंडेंस है ऑन चाइना। दूसरा, जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंसेस को और ज़्यादा लेवरेज करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्वाड, आसियन एंड पार्टनरशिप विद यूरोप, US एंड अफ्रीका। तीसरा क्या है? इंडिया शुड इन्हांस इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले उसमें क्या करना चाहिए कि इंडिया को PLI स्कीम्स जो है, पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं, उनको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा, जो एक्सेस है ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उसे इम्प्रूव करना चाहिए। और तीसरा जो है, इट शुड इंश्योर पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी। चौथा, स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी की भी यहाँ पर बात आ जाती है, लर्न फ्रॉम चाइनाज कोहेरेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग। दूसरा, यूज़ टारगेटेड इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज़ टू इंश्योर इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। सो इफ़ यू टॉक अबाउट प्रॉबेबल क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू UPSC, सबसे पहला ऐसे आ सकता है, डिस्कस हाउ चाइनाज जियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पोज अ स्ट्रैटेजिक चैलेंज टू इंडिया।
व्हाट शुड बी इंडियाज़ रिस्पॉन्स। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तीसरा आपका टॉपिक है मुंबई ट्रेन ब्लास्ट एंड एक्सोनरेशन द क्वेश्चन। सो ये आर्टिकल जो है बेसिकली रिव्यू करता है द रीसेंट बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट दैट ओवरटर्न्ड द 2016 conviction of 5 individuals that accused in the 2006 Mumbai train blast, which killed 189 people. The verdict raised critical concerns regarding the India's criminal justice system, particularly the issues related to investigation quality, coerced confessions, prolonged under trial detention, and lack of accountability. So it criticizes the use of confessions under TADA or POTA, which are often extracted under duress. So notes, and this also notes on how such evidences has led to wrongful convictions. The judgment also exposes systematic flaws like police bias, display in trials, and mishandling of forensic evidence. The article stresses the need for criminal justice reforms, especially in terror-related cases, emphasizing the importance of fair investigation, independent oversight, and protection of civil liberties. It highlights the deeper human cost of flawed convictions, lost years, broken families, and undermined trust in justice. So ultimately, the article calls for institutional reforms to uphold constitutional rights and rule of law. So here the rule of law concept is important. इसको आप पॉलिटी में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है गवर्नमेंट्स मस्ट मॉनिटर सिल्ट एक्यूमुलेशन एट वल्नरेबल पॉइंट्स। So the disaster in Uttarkashi district of Uttarakhand serves as a reminder of permanent risk of destabilization in the Himalayas. At least 4 persons were killed and at least 60 people are feared that they are being washed away. मतलब उत्तरकाशी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके ऊपर है ये पूरा। So the knee-jerk categorization of cloudburst allows the state authorities to claim helplessness. Once it is projected as a freak phenomena, the event only elicits social media commiseration from public authorities in the form of prayers and deep sadness and a predefined token, some as disbursement. So the recent past shows that these are anything but outliers. So the climate change has increased the probability of extreme rainfall events, and therefore the numerous infrastructure projects undertaken in the hills and resulting the debris act as latent explosives, so that are triggered from such rainfall. अब देखिए होता क्या है, हिली एरियाज़ में बहुत से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑन गोइंग है, उसकी वजह से जो भी डेब्रिस जो है वो अक्यूमुलेट होता है। अब कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ का क्या होता है कि वहाँ का जो मटेरियल है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। सो व्हेन देयर इज़ रेन, व्हेन देयर इज़ हैवी डाउनपोर, तो ये क्या होता है ना, मड फ्लो हो जाता है फिर। और ये जो लोअर एरियाज़ है, वैलीज़ में जो भी हाउसेस हैं, जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एस्कार्पमेंट्स हैं, उन सब में ये इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जुडिशियल ओवररीच, द सुप्रीम कोर्ट्स रिमार्क ऑन राहुल गांधी थ्रेटन द डेमोक्रेटिक डिसेंट। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसने रीसेंट हैंडलिंग ऑफ डिफेमेशन चार्जेस विच वाज फाइल्ड अगेंस्ट अ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, उसके ऊपर ये पूरा टॉपिक है। सो दिस मार्क्स अ ट्रबलिंग शिफ्ट इन एस्टैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशिंग द नॉर्म्स ऑफ फ्री स्पीच एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। सो हियर टर्म्स फ्री स्पीच and jurisprudence are important on constitutional protections for political discourse. So this became clear when the bench led by Justice Dipankar Datta, while saying the proceedings on Mr. Gandhi's remark on Galwan clash,
in 2020 made problematic oral observations. Among others, Justice Datta said that had function that had Mr. Gandhi been a true Indian, he would have not said what he did. सो ये कहीं ना कहीं ये जो रिमार्क आ रहा है ये एक प्रॉब्लमेटिक आ जाता है रिमार्क. So the court's primary function is to adjudicate on questions of law and constitutional principle rather than to prescribe standards of national loyalty. So यहाँ पर जो आपका है free speech, as I told you, then jurisprudence is important and you need to look out it and form a conceptual notes. एक conceptual clarity आपको ले आनी होगी. With respect to the democratic values, और इस केस से रिलेट करके भी आप इसको देख सकते हो. अब बेसिकली हुआ क्या था कि मिस्टर गांधी ने कमेंट्री की थी जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया था गवर्नमेंट की बॉर्डर पॉलिसीज़ पे एंड ड्रू अटेंशन टू क्रेडिबल रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज़ इंट्रूजन्स ऑल्सो दैट फेल वेल विद इन द लेजिटिमेट एम्बिट ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिक्स. So this critiquing does not and must not be seen to undermine the nation. Such criticism is protected by principles of free speech and is indispensable for a healthy public disclosure. Next है what is potential for biochar. अब यहाँ पर बायोचार की बात हो रही है जो एक कार्बन रिच बायो प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. प्लस म्यूनिसिपल वेस्ट इन अ लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट. लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं? पायरोलिसिस कहते हैं. सो पायरोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट. यानी किसी भी चीज़ को आप अगर लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में उसका बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हो बाय बर्निंग एनी कंपाउंड, that process is called pyrolysis. So this act as a carbon sink, retaining carbon in soil for 100 to 1000 years, and also this helps in reducing greenhouse gases emissions like methane, carbon dioxide, nitrous oxide. What are the environmental benefits of it? सबसे पहला कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है. Let me write. अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है तो उससे क्या होता है? दिस विल हेल्प इन होल्डिंग द कार्बन इन द सॉइल. सो दिस रिड्यूसेस फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स, लोअर्स सॉइल एमिशंस एंड इम्प्रूव्स द न्यूट्रिएंट रिटेंशन. So can this cut out carbon dioxide emission? So yes, this can cut out carbon dioxide emissions by 3.4 to 6.3 billion tons per year, or up to 6% of global emissions. So this improves soil health, water retention and crop yield. Now if we talk about energy potential, byproducts of biochar production can generate electricity up to 1.8 TWh per year, produce liquid fuels and gaseous energy from waste, replace 5% of diesel consumption in Indian annually. इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो बायोचार कंक्रीट जो है this is created by adding 25% of biochar to concrete, and this improves material strength and carbon capture. So this can store more than 10 billion liters of wastewater yearly. This is used in road building, wastewater treatment and carbon negative construction. What are the challenges?
सबसे पहला तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन इन कार्बन क्रेडिट सिस्टम्स। दूसरा, देयर इज़ अ नीड फॉर कंसिस्टेंट कार्बन अकाउंटिंग मेथड्स। तीसरा, पॉलिसी वैक्यूम एंड फ्रैगमेंटेड इम्प्लीमेंटेशन भी है। सो व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स? सबसे पहला, इंडियन कार्बन मार्केट जो है दैट इज़ टू बी लॉन्च इन 2026। दूसरा, बायोचार कैन बी अ की कॉम्पोनेंट इन इंडियाज नेट ज़ीरो by 2070 roadmap. So there is a need for coordinated action involving farmers, municipalities, scientists, industries and policymakers. Now if you talk about the probable questions, सबसे पहला, biochar has the potential to transform India's waste management and climate strategy. Discuss. नेक्स्ट आपका टॉपिक है फिशिंग गियर, अ मेजर सोर्स ऑफ माइक्रो प्लास्टिक कंटामिनेशन अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट। मिनिस्टर, सो अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन, नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन along India's coast is primarily caused by riverine inputs and abandoned, lost or discarded fishing gear, that is ALDFG. So this is caused by riverine inputs and abandoned, lost or discarded fishing gear, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ALDFG भी कहते हैं. The Ministry of Earth Sciences through the National Center for Coastal Research conducted field studies between 2022 to 25 on both east and west coast to assess the microplastic in water and sediments. So surveys were carried out from Porbandar to Kanyakumari at the west coast and from Puri to Thuthukudi in the east coast. So microplastics are particles that are sized 1 micrometer to 5 millimeter and may be primary or secondary. That is, primary कैसे, by manufacturing, or secondary that are formed from degradation. So they pose serious environmental risk, especially to marine and aquatic life, and are potentially carcinogenic. The FSSAI has initiated studies on microplastics in food products like salt and sugar. Environmental NGO Toxics Link tested 10 salt brands and found microplastic in all samples, including fibers, pellets and films. So if we talk about the probable questions, सबसे पहला ऐसे आ सकता है, microplastic pollution is an emerging environmental threat in India. Examine its sources, impacts and mitigation strategies. तो आपको इस तरीके से इस पे नोट्स बनाना है with respect to this question. This will cover every aspect of microplastic pollution. नेक्स्ट आपका टॉपिक है वर्क टुगेदर टू मेक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. मोदी, प्राइम मिनिस्टर inaugurates कर्तव्य भवन 3, says policies for future will be formulated in the building landmark infrastructure projects, a reflection of India's global vision, he adds. So Prime Minister Narendra Modi, while inaugurating Kartavya Bhavan 3 in Delhi, urged all stakeholders to work together to transform India into third largest global economy. He emphasized the importance of recently completed infrastructure projects like Kartavya Path, new Parliament building, Defence Offices Complex, Bharat Mandapam and Yasho Bhumi. This will reflect India's global vision. He stated that the future policies shaping a developed India will be formulated in such state-of-art institutions. Modi highlighted how for decades after independence, India's administrative machinery operated from outdated colonial era buildings that lacked the space, lighting and ventilation. So he underscored the economic burden of renting buildings across Delhi, costing rupees 1,500 crore annually. The new infrastructure will improve efficiency and unify the government functioning. Modi reaffirmed India's commitment to nation building, a holistic development approach, and
द एम्बिशन टू शेप इंडियाज ट्रैजेक्टरी थ्रू मॉडर्न गवर्नेंस। प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कर्तव्य भवन पे प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लीजिएगा। दूसरा ऐसे आ सकता है मेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज क्रिटिकल पिलर फॉर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, डिस्कस विद रेफरेंस टू द रीसेंट इनिशिएटिव्स। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डोवाल टू विजिट मॉस्को एज ट्रम्प इम्पोजेस एडिशनल टैरिफ्स ऑन इंडिया। अब मैं इसके कंटेक्स्ट के बारे में बताऊँ तो अजीत डोवाल है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ही विल विजिट मॉस्को for high-level talks with Russian officials. So the visit aims to prepare groundwork for Russia President Putin's upcoming visit to India. This coincides with US President Trump imposing additional 25% tariff on Indian imports related to India's continued purchase of Russian crude oil. So इंडिया रशिया की डिस्कशन पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी पे बात होगी, जिसमें इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट बायर है ऑफ रशियाज ऑयल। दूसरा, देयर वुड बी डिस्कशंस टू फोकस ऑन कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ रशियन क्रूड ऑयल एमिड्स ग्लोबल सैंक्शंस। दूसरा, डिफेंस कोऑपरेशन पे बात होगी अबाउट द प्रोग्रेस ऑन S-400 मिसाइल सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग strategic defense ties and talks on joint military cooperation including counter-terrorism and Indo-Pacific coordination. So geopolitical developments क्या है? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है इंडिया पे, एंड इंडिया जो है वो उसे स्ट्रेटेजिकली बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। So Russia's decision to grant recognition to Taliban regime in Afghanistan will also be discussed. व्हाट आर यूएस इंडिया ट्रेड टेंशंस? ये हमने बता ही चुका है कि सब पहले 25% का टैरिफ इम्पोज किया था, फिर लेटर ऑन एडिशनल 25% का टैरिफ इम्पोज कर दिया, यानी आज से 50% का टैरिफ इम्पोज कर दिया गया है। सो दिस वॉज ट्रिगर्ड बाय इंडियाज ऑयल ट्रेड विद रशिया डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस। इंडिया कॉल्ड द एक्शन एज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। सो what is relevance or importance with respect to UPSC and the probable questions? सबसे पहला ऐसे आ सकता है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी टुडे रिफ्लेक्ट्स अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स एंड नेशनल इंटरेस्ट, एनालाइज विद रेफरेंस टू इंडियाज़ टाइज विद रशिया एंड US. So this was last topic of the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.